the growth story of India. Thank you. Thank you. Sri Konda Vishwa Reddy. Ravinder Bhai. So, sorry, Sri Ravinder Vaikar. Ravinder Vaikar thereafter. It is there? Okay. But that's your style. That's your style. Repo mein she believes in positive. ओके बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024। आज मैं इस सदन में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हूँ। ये विधेयक भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये विधेयक न केवल बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रभावशाली लाने का प्रयास करता है, बल्कि जमाकर्ता और निवेशकों अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस प्रावधान करता है। ये विधेयक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, बैंकिंग अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियां अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980 में संशोधन करता है। इसमें माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में आधुनिक प्रबंध और संचालन के अनुसार बनाया गया है। इस बिल में संशोधन किए गए जिसके बारे में सभागृह में बात हुई है, मैं खाली टाइम का ये देखते हुए इसके लिए मेरे कुछ सुझाव है। इसके अंदर मेरा एक पहला सुझाव है, गैर न्याय परिसंपत्तियाँ NPSC एक गंभीर समस्या है। भारतीय बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में PSBS के सामने सबसे बड़ी चुनौती गैर निवादित परिसंपत्तियाँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट की है। मार्च 2023 तक PSBS का संकलन NPA 5,53 लाख करोड़ था। ये समस्या न केवल बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करती है, बल्कि ये ऋण विवरण की गति को भी धीमा करती है। NPA के कारण बैंकों का पूंजी आधार कमजोर होता है, जिससे विकसनशील क्षेत्रों को ऋण देना मुश्किल हो जाता है। मेरा सुझाव यह है कि बैंकों को NPA पहचान करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को सुदृढ़ किया जाए। सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC के तहत मामलों के इसकी तेजी से समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा विषय, साइबर सुरक्षा। डिजिटल बैंकिंग का खतरा। डिजिटल बैंकिंग के वृद्धि के साथ साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं की भी बढ़ी है। 2023-24 में भारत में बैंकों में 25,000 से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए। ग्राहकों का डेटा और धन सुरक्षित रखने के में बैंकों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि बैंकों का AI सुधारित साइबर प्रणाली लागू करना चाहिए और ग्राहकों को कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के सीमित पहुंच वित्तीय समावेश के लिए बड़ी चुनौती है। वित्तीय समावेश सूचकता 2023 के अनुसार कई राज्यों में बैंकिंग सेवा की पहुंच भी कमजोर है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा और ATM की संख्या बहुत कम है। मेरी सरकार से निवेदन है कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। मोबाइल बैंकिंग वैन और डिजिटल कियोस्कों की शुरुआत की जानी चाहिए और बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सहकारी बैंकों की कमजोर स्थिति। सहकारी बैंकों का प्रशासन पूंजी आधार कमजोर है। कई सहकारी बैंकों में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। सबका सीधा प्रभाव छोटे जमाकर्ताओं और स्थानीय ग्राहकों पर पड़ता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि सहकारी बैंकों के लिए पारदर्शी प्रशासन तंत्र लागू किया जाए और सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार विशेष फंड प्रस्तावित करे। अध्यक्ष, सभापति महोदय, PMC बैंक के बारे में हमारे एक सदस्य जी ने एक बात की। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एंड PMC बैंक जैसे मामलों में जमाकर्ताओं को भारी परेशानी में डाला है। ग्राहकों की मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। इसके अंदर करीबन फाइनेंस मिनिस्टर जी आपको मैंने मिला था, उस टाइम भी आपने आंख में पानी लाया, मेरे आंख में भी पानी था कि इसके अंदर PMC बैंक के अंदर करीबन 150 जो जमाकर्ता थे उनकी डेथ हो गई। 150। मेरा सरकार से निवेदन कि ऐसे लाखों अकाउंट होल्डर के साथ न्याय हो और सहकारी बैंकों के लिए व्यापक डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना लागू की जाए। ये मामला न केवल बैंकिंग प्रणाली की खामियों को उजागर करता है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की निगरानी तंत्र की विफलता को भी ला सकता है। इसका कारण यह है कि जब पंजाब महाराष्ट्र बैंक के अंदर 25,000 फर्जी
खाते खोले गए तब हमारी आरबीआई के लोग जब चेक करने को जाते थे, उन्होंने क्या किया, जब 25,000 खाते खोले होते तो इसके लिए मेरा सरकार से निवेदन है कि लाखों अकाउंट होल्डर के न्याय और सरकारों के लिए व्यापक डिपॉजिट इंश्योरेंस की योजना लागू की जाए। मामला केवल बैंकिंग प्रणाली को खामियों को उजागर करता है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के मैंने जो कहा कि निगरानी तंत्र की विफलता को भी दिखाता है। पीएमसी बैंक में धोखाधड़ी और कुप्रबंधन के कारण लाखों जमाकर्ताओं को अपनी मेहनत की कमाई तक पहुंचने से रोका गया है। आरबीआई जो देश की बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक है, इस घोटाले का रोकने के लिए असफल रहा। इतना ही नहीं, यूनिटी फाइनेंस जैसे बैंक का प्रबंधन सौंपा गया था, अब जब जमाकर्ताओं को उनकी राशि लौटाने असफल रही है, भले ही उनकी धनराशि की वसूली कर रहे। वर्ष 2021 से आरबीआई ने सेंट्रल फाइनेंस और भारत के साथ पीएनसी बैंक के विलय को मंजूरी दी, जिसमें यूनिटी बैंक का गठन हुआ। यह निर्णय बैंक बंद होने के 2 साल बाद किया गया, जबकि जमाकर्ता अपनी जमा राशि तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, यानी 150 लोग मर गए। यह चौंकाने वाली है कि इस बैंक जिसमें केवल 20 दिनों के अंदर यस बैंक के लिए केवल 20 दिनों में 15,000 करोड़ के बेल आउट के साथ बचाया गया, वही पीएमसी बैंक उनको एनपीए मात्र 6,000 करोड़ था और जिसके पास 10 लाख ग्राहक थे को ऐसे बेल आउट का लाभ नहीं दिया गया। इसके बजाय डीआईसीजी ने सेंट्रल फाइनेंस को 4,500 करोड़ का लगभग बिना ब्याज वाला ऋण प्रदान किया और बैंक की 1 मिनट सिर्फ संपत्ति है जिसका कीमत करोड़ रुपए के जिसमें हवाला दिया। पीएमसी बैंक के करीबन 1,500 करोड़ के मानक ऋण से थे जो नियमित आय दे रहे थे। इसके बावजूद इंडी बैंक ने जमाकर्ताओं को उनकी पूर्ण राशि लौटाने में इनकार कर दिया। हर जमाकर्ताओं को केवल 6 लाख का भुगतान दिया गया, चाहे उनकी जमा राशि करोड़ों रुपए क्यों न हो। उनका परिणाम ये हुआ कि लाखों ग्राहक खासकर वरिष्ठ नागरिक अपनी दैनिक खर्चों, चिकित्सा आवश्यकता और अन्य उत्तराय के लिए संघर्ष कर रहे। एचडीएफसी की संपत्ति और अन्य ऋणों के वन टाइम सेटलमेंट के हजारों करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी नहीं हुई या नहीं ये मुझे मालूम नहीं, फिर भी यूनियन बैंक ने ग्राहकों को उनकी राशि का पूरा भुगतान करने के बजाय 10 लाख जमा करने के वालों ग्राहकों को वन टाइम सेटलमेंट के तरह केवल 6 लाख का भुगतान दिया, जिसमें बैंक ने 4 लाख का तुरंत लाभ उठाया। आरबीआई की अमल गणेश योजना के अनुसार यूनिटी बैंक से 40,000 ग्राहकों को 9 लाख राशि जनवरी 27 तक किस्तों में लौटाएंगी और शेष राशि 2032 तक यानी पूरे 8 वर्षों के बाद लौटाएंगी जाएंगी। ये योजना ग्राहकों के साथ एक बड़ा अन्याय है। ये संकट न केवल वित्तीय है बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। लाखों ग्राहकों की मेहनत की कमाई को इस प्रकार से बर्बाद होने देखता दुखद घटना है। मैं सरकार को विनंती करता हूँ, मेरी मांग है, 1 मिनट में मेरी मांगे रखता हूँ, सिर्फ सभी ग्राहकों को उनकी जमा राशि को तुरंत और पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, आरबीआई की स्वीकृति को जांच की जाए और भविष्य में ऐसा मामला न बचने के लिए ठोस नीति बनाए। तीसरा, यूनिटी बैंक को वसूली गई राशि का उपयोग ग्राहकों को राहत प्रदान करना चाहिए, न कि मुनाफा कमाने के लिए। चौथा, एनसीएलटी जैसे संस्थाओं के माध्यम से मामलों का तेजी से निपटवारा करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, स्थिति के केवल जमाकर्ताओं के साथ अन्याय है बल्कि हमारे बैंकिंग प्रणाली की विश्वासता पर भी सवाल खड़े रहते हैं। मेरा लास्ट है, बैंकिंग कानून संशोधन 2024 हमारी बैंकिंग क्षेत्र अधिक सशक्त, पारदर्शिता, उदारतादायी बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। ये विधेयक न केवल हमारे बैंकिंग तंत्र को आधुनिक बनाए बल्कि ग्राहकों, निवेशकों और बैंकों के लिए सुरक्षित वातावरण निर्माण करेगा। इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और ग्राहक का आग्रह करता हूं कि मेरे द्वारा किए गए सुझावों पर भी विचार किया जाए। साथ में पीएमसी ग्राहकों के शीघ्र न्याय की मांग करता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर, इसके बारे में आप अपने भाषण में श्री कोंडा विश्वास उत्तर रेड्डी देंगे और उनका जो न्याय मिलेगा इसकी मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ। Sir, thank you, sir. प्लीज। Thank you.